कहाँ तक किया था हमने पिछली क्लास में? प्रेशर वाला ना, पीडीएफ, ठीक है, तो हमने पीडीएफ कर दिया था क्या, ठीक है। तो अब हमें अगला करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, आराम से करेंगे, आराम से बिल्कुल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तुम्हें अच्छे से याद होगा, टेम्परेचर एक इकलौता इंसान है, इंसान इन द सेंस केमिस्ट्री में, जो के इक्विलिब्रियम को बदल सकता है। बाकी क्या करते हैं, बस रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड के साथ खेला खेलते हैं। बस एक टेम्परेचर है जो के इक्विलिब्रियम को ही बदल देगा। तो वो किस, एक इक्वेशन होती है जिसके बेसिस पर हम उसको सोल्व करते हैं। वो इक्वेशन क्या होती है, log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन है जिसके बेसिस पर हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। क्या, नहीं वो नहीं है, नाम से क्या हुआ है देखो। होगा क्या, यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा एक K2 है, K1 है। इसका मतलब क्या हो गया, जब मैंने टेम्परेचर T2 पर रिएक्शन की तो मेरा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, K2। जब मैंने T1 पे की तो है K1। अभी तक मेरा के इक्विलिब्रियम नहीं बदल रहा था, और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पर वो चेंज हो जाता है के इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम यहाँ दो केस बनाएंगे। वो दो केस के ध्यान से देखना। सबसे पहला है, मैं अगर मान लू एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा एच क्या होता है एंडोथर्मिक में, बता दो। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है नेगेटिव? अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मैंने टेम्परेचर को किया इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या हो गया, T2 की वैल्यू T1 से बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरी T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/T1 बड़ा होगा 1/T2 से, ऑब्वियस सी बात है। रिवर्स करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। अगर T2 बड़ा है T1 से तो 1/T1 बड़ा होगा 1/T2 से। क्यों, क्योंकि अगर मेरा ये T2 बड़ा है, अगर मैं उसका रिवर्स कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, समझिए। अगर 1/T1 बड़ा है 1/T2 से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी पॉजिटिव। अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो log K2/K1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया, K2 क्या होगा, बड़ा होगा K1 से, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मेरी रिएक्शन का जो के इक्विलिब्रियम वो बढ़ जाएगा। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, फेवर होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ फेवर हो रहा है क्योंकि मेरा के इक्विलिब्रियम बढ़ गया। ये वाली बात समझिए, नहीं है। एक बात बता, डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, अभी हमने देख लिया। अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेट क्या होगा, पॉजिटिव। तो log K2/K1 की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, K2 बड़ा होगा K1 से तभी पॉजिटिव आएगी ना, ठीक है। इसी में अगर मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूं, अगर ना, फिर नेगेटिव आएगी ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसी केस में अगर मैं बना दूं मेरा T1 बड़ा T2 से, ध्यान से देखना, अब मैंने T1 को बड़ा T2 से कर दिया, ठीक है। T1 बड़ा, अभी मैंने क्या केस लिया था, ये वाला, ठीक है, अलग मार्कर से कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला मेरा केस अलग था, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज। अगर डिक्रीज किया तो T1 बड़ा होगा T2 से, डेल्टा एच तो भी पॉजिटिव रहेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो log K2/K1 क्या हो जाएगा, तो log K2/K1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर ये होगा नेगेटिव तो इसका मतलब क्या होगा, K1 बड़ा हो जाएगा K2 से। मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है, एंडोथर्मिक में जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरा के इक्विलिब्रियम बढ़ गया, अगर टेम्परेचर घटाया तो एक के इक्विलिब्रियम कम हो गया, ठीक है। एक्सो में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उसको सोल्व नहीं करेंगे। एक्सोथर्मिक में मेरा क्या होता है, डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, इसमें भी दो केस बना लेते हैं, ठीक है। एक में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और एक में मैंने टेम्परेचर कम किया, जैसे इसमें बनाए, ठीक है। अगर मैंने बढ़ाया है तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, K1 K2 की वैल्यू, वो K1 की वैल्यू बड़ी आ जाएगी K2 से, ठीक है। और अगर मैं कम करूंगा तो क्या आ जाएगी, K2 की वैल्यू बड़ी आ जाएगी K1 से। सोल्व नहीं करने की जरूरत, एंड में ये तो भी हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है, अभी हम इसको कंसेप्चुअली समझेंगे ली चैटरले प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। ये तो भी हमने बस मैथमेटिकली किया है, इसको नोट कर लो फटाफट।
है हाँ, एक इक्वेशन होती है, उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया, गलत नहीं बताऊंगा, बाकी इस इक्वेशन से हमें निकालते हैं। ये याद नहीं रखनी, बस इक्वेशन याद रखनी, ये वाली बात भी याद नहीं रखनी, उसी टाइम तुम सोच सकते हो ये आराम से। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लो फटाफट। ठीक है, ये मेरा पहला केस इसका था और ये मेरा इसका दूसरा केस था, उसको मैंने सोल्व नहीं किया, बस मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन हम इसको थ्योरेटिकली समझ लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। इसको मैं ये बोल सकता हूँ ना, एंडो में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के इक्विलिब्रियम मेरा बढ़ जाएगा, मतलब यही हुआ ना। अब इसको हम थ्योरेटिकली देखते हैं, बहुत मजा आएगा उसको समझ के, ध्यान से समझना, एक बार में समझ जाओगे। नोट कर लो फिर मुझे बता देना, नोट कर लिया? कर लिया सबने? सबका ऑनलाइन बता दो। लवन्या लेट क्यों भाई, आज पंचुअल बच्चे लेट हो गए, क्या हुआ? नोट हो जाए बता देना, हमारे पास बहुत टाइम है, सुबह वाले में तो टाइम खा जाते हैं बच्चे, यहाँ पर हमारे पास टाइम है, टाइम मिल जाएगा लिखने। लिख लिया सबने? चलो अब ध्यान से समझना, ये तो अभी हमारा हो गया मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है, कि कौन बढ़ रहा है, कौन वैल्यूज को देखा, प्लस माइनस को। अब समझने की बात है, ध्यान से समझना। मान लो मेरी एक रिएक्शन है a प्लस बी, आराम से बताऊंगा, एक बार में समझ जाओगे, बस ध्यान देना। मान लो c प्लस डी, मान लो मेरी रिएक्शन हो रही थी, और ये रिएक्शन है मेरी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? बाहर से क्या देना पड़ेगा? हीट, मतलब कि हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, रिएक्शन क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इनडायरेक्टली हीट इसका क्या कर रहा है, ठीक है, तिनके को सहारा ही है एक तरह से, ए बी को सी डी पहुंचाने में हेल्प कर रहा है ना। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? ये बाहर से हीट ले रहा है और उसको सी और डी प्रोडक्ट बना रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस केस में टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, अगर इस केस में टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो तुम मुझे बताओ, इनडायरेक्टली उसको एनर्जी दूंगा ना, टेम्परेचर देना, तो एनर्जी देना मतलब इनडायरेक्टली ये तिनके के सहारे का भी मैंने एक सहारा दे दिया, तो रिएक्शन को कहां ले जाएगा? ये फॉरवर्ड में। मतलब क्या हो गया, इस केस में मेरी रिएक्शन कूद कूद के आगे भागेगी। इसका एक सिंपल सा तुम्हारा लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। तुम घर पे चाय बनाते हो, ठीक है, चाय बनाते हो, इनडायरेक्टली जब चाय बनाते हो तो नीचे से, ठीक है, गैस पे चलाते हो, ऐसा तुम किसी की बनती है क्या बिना गैस के चाय? ठीक है, मेरे तो नहीं बन सकती। ठीक है, तो आप कोई बोलेगा इलेक्ट्रिकल से हम कर लेंगे, ठीक है, एनर्जी तो दे रहे हो। ठीक है, ये फूल बन गया कमल का, ये आग है। ठीक है, तो इस आग में मैंने क्या डाला? दूध डाला, पानी डाला, पत्ती डाली, चीनी डाली, ठीक है, और मैं रख दिया स्टोव पे। अब एक बात बताओ, चाय जब बनती है तो मैं उसको क्या देता हूँ? हीट, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। बिल्कुल रिलेट मत करना, मतलब समझना बस। अब एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा हीट जल्दी दूंगा तो ज्यादा में जल्दी चाय बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं चाय को सिम पे कर देता हूँ तो भाई बस हल्का सा उबाला खाती है नीचे बैठ के, वो मतलब बॉइल ही नहीं हो पाती, ऐसे करके बस वो रेड होती जाती है। तो मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन को यहाँ से रिलेट करके देखो, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब कि नीचे की स्टोव बढ़ाई, इनडायरेक्टली मेरा क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड में तेज से भाग। तो यहाँ पर भी वही चीज देखो, जब भी रिएक्शन मेरी एंडोथर्मिक होगी, ध्यान से समझना, जब भी रिएक्शन मेरी एंडोथर्मिक होगी, मतलब मेरी हमेशा हाई टेम्परेचर उसको फेवर करेगा। जैसे मैं हाई टेम्परेचर करूंगा तो मेरी रिएक्शन कैसे जाएगी? आगे, फॉरवर्ड में। अगर इसी केस में मैं लो टेम्परेचर कर दूं, क्या होगा? तो बैकवर्ड में। ऑब्वियस सी बात है, बेचारे को हीट चाहिए था, गरीब था, ठीक है, हीट दे रहा था मैंने हीट ले ली उससे, पहले ही बेचारा हीट की वजह से तो सीडी बना पा रहा था, अब हीट ही ले ली तो क्या होगा? रिएक्शन मेरी क्या आ जाएगी? बैकवर्ड में। इतनी बात समझ गए सब? समझ गए? समझ गए? इना समझ गई? जोर से बोलो, सारे बोलो, ठीक है, ओके। बेटा हीट रिलीज होना एक्सो होता है, एब्जॉर्ब होना नहीं, एक्सो होता। ये वाली बात समझ के अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस नोट कर लेना, एक बार समझ लो, मैं बैक कर दूंगा, पहले समझ लो। मान लो मेरा एक ए प्लस बी रिएक्शन है, ये मुझे क्या दे रहा है? सी प्लस डी, ठीक है, और साथ में ये हीट को रिलीज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहां से दोबारा कर दूंगा ध्रुव, एक बार यहाँ देख लो, एक्सोथर्मिक है। अब मुझे एक बात बताओ, बेचारा मैं इतना पहले ही गर्म हो रखा हूँ, मेरे अंदर हीट भरी हुई है इतनी सारी, मैं बाहर छोड़ता जा रहा हूँ। अब मुझे कोई बाहर से कहे ले भाई और हीट ले ले, लूंगा मैं? भाई मेरे अंदर पहले इतनी हीट भरी हुई है, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, और ऊपर से मुझे कोई बाहर से और हीट दे रहा है, ठीक है, एक तो पहले मेरे अंदर इतनी
गर्माहट आ गई, ऊपर से मुझे बाहर से और हीट मिल गई या टेम्परेचर राइज हो गया, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको और हीट दूंगा तो वो क्या करेगा, भाई मुझे हीट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो रिएक्शन किस में आ जाएगी, बैकवर्ड में। तो क्या करेगा, बेटा तू मुझे हीट दे रहा है ना, वो क्या करेगा, वो हीट को यूज करके वापिस ये आगे ले आएगा, क्योंकि उसे हीट चाहिए ही नहीं। समझ रहे हो, तो मतलब क्या हो गया, अगर मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान से समझना, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर तो क्या आ जाएगी, बैकवर्ड में, हाई में, तो लो में कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से तो क्या हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, बुखार उसका और बढ़ा दिया तुमने 105 106। तो ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक में हमेशा लो टेम्परेचर फेवर होता है फॉरवर्ड के लिए, और एंडो में हाई टेम्परेचर। समझ गए रीजन क्यों। पिछला पेज कर देता हूँ, पहले वो नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया था, ठीक है। प्रणव मैं बस इतना सा कह रहा हूं, ध्यान से समझो, अगर मेरी एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इतनी सिंपल सी बात है, अगर मेरी एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करना चाहती है, ऑब्वियस सी बात है, एंडोथर्मिक मतलब बाहर से हीट लेती है, हीट दो, मैं आगे प्रोडक्ट बनाऊं, वेट कर रही है, जैसे हीट आएगी मैं प्रोडक्ट बना दूं। लेकिन अब एक बात बताओ, मुझे बाहर से हीट चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर मुझे कोई बाहर से इन्वेस्टर आ जाए, वो कहे भाई मेरे से हीट ले ले, तो तुम्हारा एक तरह से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरा फॉरवर्ड में जल्दी जाएगी। यही अगर मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मेरे पास पहले ही कबाड़ा पड़ा है, इतना कूड़ा पड़ा है, मैं बाहर फेंक रहा हूँ कूड़े को, ऊपर से बाहर से मुझे और कूड़ा दे दिया, हीट मतलब यहाँ पर मेरा कूड़ा ही हो गया ना, मेरे को चाहिए ही नहीं हीट, बाहर से कोई मुझे अगर दे रहा है तो मैं क्या कहूँगा, भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस उल्टे रास्ते से वापस ही आ जाऊंगा, भाई माफ कर, मेरे बस का नहीं है, मैं बैकवर्ड में आ जा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, एंडोथर्मिक आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर और एक्सोथर्मिक आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर में फॉरवर्ड जाएगी, ये भी लिख देता हूँ, लो टेम्परेचर में बैकवर्ड, और अगले में क्या हुआ है, इसमें मेरा क्या हुआ, एक्सो में लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड जाएगी, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर से तो वो बैकवर्ड आ जाएगी, उल्टा तो आप समझ जाओगे, लिख लो ये बात, लिख लेना, उल्टा भी लिखना चाहते हो लिख लो, एक्सो में हाई टेम्परेचर बैकवर्ड, वो तो कॉमन सेंस वाली बात होगी। पिछला पेज भाई, खेला मेरे साथ खेल लो ना तुम, आगे पीछे छोटी सी बात लिखी हुई है, उसको नोट नहीं किया अभी तक, इतना भी नहीं है, पता चले उनसे कम ही हो। क्या क्या कह रहे हो, ज्यादा क्या कराया तुमने, 10 बार में बताना पड़ा था उनको, जल्दी आ गया समझ, तुम नहीं कम में थे। ठीक है, मिला लेना, बल्कि मैंने यहाँ पर ज्यादा लिख दिया, ये वाली चीज ये नहीं लिखी थी, मिला लो, देख लो पीछे। ठीक है, क्या हो गया, हाँ बेटा लवन्या अभी सेम चल रहा है, 1 या 2 दिन, उसके बाद थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, अभी तो बिल्कुल सेम चलेगा जब तक तुम अभी शफलिंग कर रहे हो, बस 1 या 2 दिन, उसके बाद चेंज हो जाएगा। तो अपने आप को सेटल कर लो एक बैच में, कोशिश करो शाम वाले में करो, फायदा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जो कर सकते हैं वो शाम वाले में करो। क्या हो गया, अब अगला लिखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अब ध्यान से देखना, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। तुमने एक डायग्राम पढ़ा होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, यहाँ पर मेरी आती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तुम्हें याद नहीं रखना, बस समझना है, और नीचे मेरा क्या आता है, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये भी तुम्हें ध्यान नहीं रखना, बस देख लो कि ग्राफ बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है उस पर ध्यान ना दो। ठीक है, ये मेरे रिएक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, बायो वाले ने थोड़ा पढ़ भी रखा होगा, नॉन मेडिकल वाले इस चीज में थोड़ा सा हो जाएगा, ध्यान से देखना। मान लो मेरी एक रिएक्टेंट है, ठीक है, मेरा एक रिएक्टेंट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट बनना है मान लो, ठीक है, उसको मान लो प्रोडक्ट बनना है, ठीक, तो मेरे को एक पहले बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा ताकि मैं प्रोडक्ट बन पाऊं। ध्यान रखना, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मुझे एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, एनर्जी बैरियर बोलते हैं जिसको, अगर वो मैं क्रॉस कर लूं तो ही मैं प्रोडक्ट बन सकता हूं, अगर ना कर पाऊं तो नहीं बन पाऊंगा। मतलब एक पहाड़ है, पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, अगर यहाँ तक पहुंच गया मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर मैं यहाँ तक ही नहीं पहुंच पाया तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो, तो मतलब मेरा ये बैरियर होता है जिसका नाम क्या होता है, ध्यान से देखना, उस बताता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
मतलब इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कितनी मुझे एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए ताकि मैं प्रोडक्ट में जा पाऊं। तो कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, वो ये तो बन ही जाएगा फिर, मतलब मुझे इतनी एनर्जी चाहिए। अब एक बात बताओ, और अगर मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है, रिवर्सिबल होती है ना, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। ठीक है, यहाँ तक मुझे चढ़ना है, यहीं पे झांकूंगा तो यहीं से ना प्रोडक्ट कहाँ बैठा है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड की है, ये बैकवर्ड की है। ज्यादा किसकी है, किसकी है, फॉरवर्ड वाली। तो ऐसा ध्यान रखना, अब ये कौन आ गया, ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर क्या होगा। ये तो मेरा ग्राफ बताता हूँ, मैंने प्रोडक्ट ऊपर के बनाया, उसकी बात छोड़ो। अब मान लो हाँ वो तो ठीक है, बाकी देखो। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक कैटलिस्ट डाला। कैटलिस्ट पता क्या करेगा, कहेगा भाई मैं तेरी हेल्प करता हूँ, तेरा साथी हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया मसीहा बन के। मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे पहाड़ की हाइट कम कर देता हूँ। मतलब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पहाड़ तक पहुंचना है तो मुश्किल है, एक बार पहाड़ पे पहुंच गया तो काम आसान है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आके तुम्हारा ना पहाड़ की हाइट छोटी कर देगा। ठीक है, मान लो उसने इतनी कर दी, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए बस अब तुम्हें, पहाड़ मतलब है ये एनर्जी। अगर अब मेरा कैटलिस्ट ने ये काम कर दिया, अब मुझे बताओ इसके लिए अगर मैं फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी लिखूं तो कितनी बनेगी, यहां से यहां तक। ठीक है, मेरी कितनी बची, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, तो मैं डैश से दिखा देता हूँ। ठीक है, और बैकवर्ड की कितनी हो गई, बैकवर्ड की हो जाएगी यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। एनर्जी बैलेंस डिफाइन कैसे है, मतलब ये हमने बना रखा है कि इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए, हम एनर्जी को बस ग्राफ के फॉर्म में शो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, अब मुझे एक आसानी होगी, क्या आसानी होगी, ध्यान से देखना। मैं था रिएक्टेंट, मुझे प्रोडक्ट में जाना था, मैं पहले यहाँ तक चढ़ा। ठीक है, यहाँ पर चढ़ के देख रहा हूँ भाई प्रोडक्ट का है, मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और वापसी आने के लिए इतना करना पड़ा। अब मैंने जैसे कैटलिस्ट को बुलाया, उसने मेरी हेल्प कर दी, उसने एक बीच का ब्रिज बना दिया छोटू सा। उसमें मेरा क्या हुआ, अगर अब मुझे इधर जाना है तो मुझे कितना कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, इतना। और अगर मुझे इधर से इधर जाना है तो भी कितना कम करना पड़ रहा है, इतना। मतलब क्या होगा, कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड रिएक्शन का, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया मेरी तो रिएक्शन का रेट बढ़ा दिया ना, कि अब कम बैरियर है। तो फॉरवर्ड जो एनर्जी का वो रिएक्शन का रेट था उसको क्या कर दिया, इंक्रीज। जो बैकवर्ड का था उसको भी क्या करा, इंक्रीज तो किया, बैरियर छोटा हो गया। मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी, नेट तो इतना ही खत्म किया ना हमारा, फॉरवर्ड से बैकवर्ड का भी, बैकवर्ड से फॉरवर्ड का भी। मतलब क्या हो गया, उसने फॉरवर्ड को भी बढ़ा दिया, बैकवर्ड को भी बढ़ा दिया। अब तुम मुझे बताओ, मेरा जो के इक्विलिब्रियम होता था वो क्या होता था, के ऑफ फॉरवर्ड बाय के ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, अगर मेरा रेट फॉरवर्ड बढ़ गया तो उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बड़ी होगी, और ये भी बड़ा होगा। तो जितना ये बड़ा उतना ये बड़ा, तो नेट क्या हो जाएगा, वही वापिस। तो मतलब क्या हो गया, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता के इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट बस रेट को बढ़ाता है, बाकी के इक्विलिब्रियम को नहीं छेड़ पाता। मतलब बस उसने मान लिया आसानी कर दी, मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जाने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में टाइम बच जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। समझ गए, बस इतना ध्यान रखना है, कैटलिस्ट बस हमारे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को बढ़ा देता है। ऐसे बढ़ाता है कि दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, रेट नलीफाई हो जाते हैं एक तरह से। पहले ऊपर वाला जितना बढ़ा ये भी उतना बढ़ गया, तो नेट मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाता है, वही वापस का वही। समझ गए, वही बनाता हूँ ना, पहले इतना कर लेना, वो अलग चीज है, वो हमारे काम की नहीं है, लेकिन बता दूंगा। क्या, अंग्रेजी बस लिखो, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट। अरे यार कर्तव्य, कितने बच्चे हैं, तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो ना बस। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट, कैट तुम अपने लिए पढ़ने आते हो, बच्चों के लिए आते हो, वो फीस दे देगा तुम्हारी। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, बैकवर्ड में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है ना, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है, और आगे लिख लो, कैटलिस्ट इंक्रीजेस बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट बाय सेम अमाउंट, बाय सेम अमाउंट। फिर उसके बाद ये लिख लेना ऐसे, ये वाला लिख लेना, ठीक है, कि ये भी बड़ा ये भी बड़ा। फिर एंड में लिख लेना therefore net effect is 0।
and the K equilibrium remains constant. Therefore, net effect is 0 and K equilibrium remains constant. समझ गए इतना खेला? K equilibrium remains constant. समझ गए खेला? अब एक चीज है वो समझ लो, यहां से लेना देना नहीं है उसका, ध्यान से देखना। कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर आपने प्रोडक्ट को ऊपर क्यों रखा, नीचे भी तो लेके जा सकते थे। लेके जाऊंगा, जरूर लेके जाऊंगा। हम हो सकता है पहाड़ों पे भी जाते हैं, हम उसमें भी जाते हैं, क्या बोले, समुद्र के अंदर भी जाते हैं, तो हम दोनों चीजें करेंगे। हम पहाड़ चढ़ के ऊपर भी जाते हैं, हम पहाड़ चढ़ के नीचे भी जा सकते हैं, वो भी दिखाता हूँ कैसे। नोट कर लिया? चलो अब ध्यान से देखो, दो तरह के मेरे डायग्राम होते हैं। मेरा ये रिएक्टेंट था, ठीक है, मान लो मेरा एक प्रोडक्ट ये भी हमने बनाया था, तो ये उसने पहाड़ क्रॉस किया, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। एक ऐसा भी हो सकता है कि मेरा रिएक्टेंट ये है और मेरा प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो मेरा पहाड़ तो भी वही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जब एक बात बताओ, अगर मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसने कुछ एब्जॉर्ब की होगी, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मी। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरी एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो जाए और कम हो जाए, इसका मतलब उसने रिलीज कर दी होगी कुछ, तो अगर रिलीज किया तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मी। मतलब हमारा पिछले केस से लेना देना नहीं है उसमें, चाहे तुम ग्राफ ये वाला बना लो चाहे वो वाला। मैंने कौन सा बनाया था पिछले में, प्रोडक्ट की कम एनर्जी, आगे मान लो इसकी 100 थी, ठीक है, मान लो इसकी अब इसकी 50 है, तो मेरी -50 निकल गई ना। हाँ तो मान लो इसकी 100 थी, क्यों, नीचे किसकी आई एनर्जी, लगा लो, यहाँ से 0 आ रहा है, मान लो ये 50 है, ये 100 है, ये देखो ना, मान लो 0 है, 50 है, 100 है, इसकी मान लो रिएक्टेंट की थी 100 एनर्जी, ठीक है, ऐसे मान रहा हूँ। प्रोडक्ट की कितनी बनेगी, 50, तो मेरी बाकी 50 कहाँ गई, हवा में निकल गई, मतलब हीट की फॉर्म में बाहर। जब बाहर निकलते हैं उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये समझना था कि इन दोनों में फर्क है, दोनों तरह के ग्राफ बन सकते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होगा, जनरली होता नहीं, हो सकते हैं, जनरली ये दो ग्राफ होते हैं बस, हो सकता है पॉसिबल। बाकी एक एंडो होता है, एक एक्सो होता है, वो भी होता है जिसमें ना हीट रिलीज हो ना गेन हो, कम चांस होते हैं, हो सकता है। थर्मो अभी ना लो, ये हम दो प्रोसेसेस ही पढ़ते हैं, एक एक्सो हो गई एक एंडो हो गई। यहाँ पे मतलब फिजिकल कंडीशन से बदलने से ग्राफ भी बदल जाएंगे क्या? उसकी बात नहीं होती यहाँ पे, बस हम देख रहे हैं नेट रिलीज हो रही है, एक्सपेरिमेंटली बन देखते हैं। ये तो बस मैंने तुम्हें दिखा दिया कि नीचे जा सकता है, ये काइनेटिक्स का पार्ट होता है, हमारा लेना देना नहीं, वो 12th में पढ़ते हो। बस मैं तुम्हें ग्राफ इसलिए बता दिया, मैंने पीछे में ऐसे बना दिया ना, कि तुम्हारे माइंड में हमेशा प्रोडक्ट ऊपर आता है, ये नीचे भी जा सकते हैं। बोलो बोलो। A plus B और क्या बोलते हैं, दिख रहा है? उधर दिखा रही है, मुझे दिखेगा, बोल देना, मैं समझ रहा हूँ, बोल। एक्सो में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को हीट मिलेगी ना, एक्सो में प्रोडक्ट को हीट, निकलेगी ना, हाँ ये मान सकते हैं, वो निकल गई, हाँ निकल गई, प्रोडक्ट बैठा थोड़ी है लेके, निकल गई वो तो आसमान में अपनी ऊंचाइयों को हासिल करने, ठीक है, नोट कर लिया। कौन सी कंडीशन में बनाया गया है? रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, कई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, कई एंडोथर्मिक, वो तो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। कई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हमें वहां इस ग्राफ से पता चलता है कि एनर्जी रिलीज हुई है, हम उसको बस प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। हाँ हर टाइम बच जाता है ना हमारा, कैटलिस्ट हमारा टाइम तो बचाता है, उससे टाइम हमारा कम लगाया, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो जो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। अभी तक बताओ हमें सारा कुछ ऐड कब कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में ना, छेड़खानियां कर रहे हैं, ठीक है, कल से हम छेड़खानियां तो कर रहे हैं, तो सब कुछ हमारा जो हो रहा है इक्विलिब्रियम पे ही हो रहा है। इनर्ट गैस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सबसे टिपिकल है अभी तक का, तो ध्यान से समझना। टिपिकल इन द सेंस बाकी में कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा समझने वाला ज्यादा है। एक बात बताओ, हम दो तरह से गैस को ऐड कर सकते हैं, इनर्ट गैस को, ध्यान से समझना। एक है मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस को ऐड कर सकता हूं, और एक है मैं कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर सकता हूं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। अब बात है मैं कैसे ऐड करता हूं, ध्यान से देखना, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूं। मान लो मेरा एक सुंदर सा कंटेनर है, ठीक है,
चांदी लगी हुई है उस पे, ठीक है। मान लो ये मेरा दे रहा है ए गिविंग बी प्लस सी, ठीक है। चलो सुंदर नहीं है, आजा लाइट, ठीक है। ए प्लस बी, मान लो इक्विलिब्रियम पे इसके 2 मोल्स है, इसके 2 है और इसके 2 है, इक्विलिब्रियम पे आई है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात करो, वॉल्यूम 1 लीटर मान लो। अब मान लो अब कंटेनर की वॉल्यूम तो फिक्स हो गई, मैंने डब्बा बंद कर दिया, ठीक है। मैंने कहा भाई निकल के दिखा एबीसी, कुछ नहीं निकलेगा, अंदर बैठा है। अब मैंने बाहर से छोटा सा होल कर दिया, ठीक है। डालना तो है ना, वॉल्यूम ना बदले, हल्का सा होल करके यहाँ से मैं बाहर गैस डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे डाल के बंद कर दूंगा डब्बा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, मैं यहाँ पर इनर्ट गैस डाल रहा हूँ। यहाँ पर इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं है कि नोबल गैस, वो ग्रुप 18 वाली। इनर्ट गैस का मतलब है कोई भी गैस जो इनसे रिएक्ट ना करे, ये ना सोच लेना बस वो हीलियम आर्गन वगैरह, कोई भी जो इनसे रिएक्ट ना करती हो एबीसी से। तो यहाँ मैंने इनर्ट गैस ऐड की, मान लो कोई डी ऐड की, ठीक है। मुझे बताओ इसका अगर मैं क्यूसी लिखना चाहूँ तो क्या होगा, केसी सॉरी, क्या होगा, क्या होगा, 2 2 2 2 इंटू 2/2, क्या बन गया मेरा 2, ठीक है। अब मान लो मैंने बाहर से डी डाला था, जब डी, अभी मैंने स्टार्टिंग की बात की, अब मैंने बाहर से डी डाला अगर, तो मान लो ए डी इनर्ट गैस है, क्या उसने ए बी सी के साथ छेड़खानी की, तो मेरा अगर मैं क्यूसी निकालू तो क्या आएगा, 2 इंटू 2/2, मतलब क्या हो गया, रिएक्शन क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पे। मतलब क्या हो गया, इनर्ट गैस जब मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पर डाली तो कोई इफेक्ट नहीं रहा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नो इफेक्ट। मतलब ना रिएक्शन फॉरवर्ड में गई ना बैकवर्ड में। भाई तू आ चाय पानी पी बैठ, हमें कोई मतलब नहीं है। डी आराम से आया, घूमा फिरा, अपना बैठा, लेकिन उसने मेरे इक्विलिब्रियम से कोई छेड़खानी की ही नहीं। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। ऑब्वियस ही बात है, जब इनकी कंसंट्रेशन ही नहीं बदली और मेरा केसी में तो कंसंट्रेशन इन्हीं की आती है, तो वहां पे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। समझ गए, क्लियर है, इतनी बात नोट कर लो। वो वाला केस समझना इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ नहीं था, नो इफेक्ट था। तेजस्विनी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हमारा तो अंबानी का नेटवर्क है, ठीक है, वो धोखा नहीं देगा, वो भी फाइबर वाला, ठीक है। फाइबर की बहुत स्पीड होती है। हाँ ध्रुव, वो रिएक्ट नहीं करते, वो अलग बात है, नहीं कई बार तो बिल्कुल ही नहीं देता। मैं अभी हाइपोथेटिकल बात कर रहा, कर लिया नोट सबने, आ जा रही है भाई, भूत आने वाला है, ध्यान रखना, अगर भूत आ जाए। फिजिक्स, ठीक है। रिया अभी बताता हूँ ना, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम ना हो फिजिक्स से डर जाएगा, ठीक है। कई तो केमिस्ट्री से डरते हैं, ठीक है। वाह, अच्छा फिजिक्स के लिए तुम पढ़ाओगे। वॉल्यूम मेरा वही रहेगा ना, कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैंने कंटेनर का डब्बा बंद कर दिया, अब ऐसी की तैसी कोई निकल के दिखाए तो कोई निकलेगा ही नहीं, बस वॉल्यूम कांस्टेंट रखी। अब ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कौन सा कलर लो, तुम बता दो, पिंक, चलो पिंक ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, मैंने कंटेनर लिया, ठीक है। अगर मैं कंटेनर का डब्बा कर दूंगा बंद और मैं बाहर से डाल दूंगा अगर डी, तो तुम्हें लगता है प्रेशर नहीं बदलेगा, बदलेगा। गैस के मोल्स बढ़ गए तो प्रेशर ही बढ़ेगा, लेकिन मुझे तो भाई प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो कैसे रखूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बात बताओ, मैं यहाँ पर लगा दूंगा पिस्टन, ये मेरा पिस्टन, ठीक है। यहाँ पर मेरी रिएक्शन हो रही थी ए गिविंग बी प्लस सी, और ये मान लो ये इसका भी 2 था, इसका भी 2, इसका भी 2, इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पर मैं 2 एटीएम की बात करूंगा, ठीक है। प्रेशर मैं मोल्स की नहीं एटीएम की बात कर रहा हूँ, चाहे इसको भी तुम एटीएम बना देना, पी लिख देना। मैं यहाँ पर केपी निकालना चाहूंगा, ठीक है। बात तो एक ही है, वो आसान रहेगा। बस मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं बाहर से लेके आया डी, डी आया भाई, मैं तो अंदर जाके भाई अपना मजे से घूमूंगा। जैसे ही अंदर डी जाएगा, तुम मुझे बताओ अभी ये डी डालने से पहले मेरा टोटल प्रेशर अंदर कितना था। ये मेरा एटीएम है, ठीक है, ये मेरे सारे एटीएम है। ये जो डी आ रहे हैं ना बाहर से, ये टी आ रहा है जो बाहर से, ठीक है, बाहर निकले। तो एक बात बताओ, टोटल प्रेशर मेरा एबीसी का कितना था, 6 था। अब मैं बाहर से डी डालना स्टार्ट हो गया भाई, अगर मैं डी डालूंगा तो भाई डी का भी अपना प्रेशर होगा, चाहे वो रिएक्ट नहीं कर रहा प्रेशर तो होगा, ठीक है। तो वो क्या प्रेशर बढ़ाने लगेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, प्रेशर बढ़ने नहीं दे रहा। तो जैसे ही मैं एक हल्का सा डी डालूंगा, हल्की सी वॉल्यूम ऊपर कर दूंगा। तुम्हें पता है प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे ही हल्का सा मैंने डी डाला, प्रेशर बढ़ने लगा, मैंने थोड़ी पी वॉल्यूम बढ़ा दी, जैसे ही डाला वॉल्यूम बढ़ा दी। तो इनडायरेक्टली मैं ऐसे ऐसे डी को ऐड कर रहा हूँ कि मेरी जो प्रेशर है वो 6 ही रहे। समझ रहे हो ना, मतलब जैसे ही मैं डी डाला प्रेशर बढ़ने लगेगा 6 से, तो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर वापस कम, तो मैं उसको 6 पे मेंटेन रख लूंगा। इतनी बात समझ गए, समझ गए मैंने ऐड कैसे किया, समझ गए।
हाँ प्रेशर बढ़ गया, टोटल बढ़ गया ना, हमें क्या मतलब, वॉल्यूम कंजर्व रखनी थी हमें, तो यहाँ पर तो प्रेशर बढ़ जाए, हमें क्या लेना था, कांस्टेंट वॉल्यूम रहनी चाहिए थी। इसमें मुझे वॉल्यूम थोड़ी कांस्टेंट रखनी है, तो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा। जब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो जैसे ही हल्का सा डाला डी भाई, वो प्रेशर जैसे लगाने लगेगा, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे भाई, तेरी ऐसी ही तैसी कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो 6 पर ही मेंटेन रहेगा, समझे। अब मैंने जब डी डाला, तुम मुझे बताओ, प्रेशर तो मेरा 6 ही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अब जो मेरी 6 की वैल्यू होगी वो किस किस की होगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल क्या होगी 6। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लेस देन 6 होगी, ऑब्वियस ही बात है। डी ने भी तो कुछ किया होगा, तो भाई निकम्मा थोड़ी था डी, उसने भी आगे प्रेशर लगाया होगा। जब टोटल 6 है तो इन तीनों का 6 से कम होगा। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पर मेरी उनकी जो वैल्यूज थी वो नहीं बदली थी, वही रही थी, तो मेरा क्यूसी और केसी बराबर आया था। यहाँ पर तो उनका प्रेशर बदल गया, यहाँ क्या था इक्विलिब्रियम पे 2 2 2, अब क्या हो गया, बदल गया, कुछ कम हो जाएगा तभी टोटल 6 कर पाएंगे। तो मतलब क्या हो गया, अब मेरी 20 ए बी सी 6 नहीं हो पाएगा, मतलब इनकी वैल्यू 2 2 2 नहीं रहेगी, उससे कुछ कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे क्या हो गए, मोल्स डिक्रीज या प्रेशर डिक्रीज हो गया। याद करो पिछला केस, वहां पर मैं तुम्हें क्या सिखाया था, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है तो वही वाली चीज, मतलब यहाँ पर लिख लो, ऐसे हिंदी में लिख लो, जो इफेक्ट डिक्रीज इन प्रेशर का हुआ था, यहाँ डिक्रीज हो गया ना प्रेशर एबीसी का, जो इफेक्ट डिक्रीज इन प्रेशर का हुआ था, हिंदी में जान के लिख लो ताकि समझो, जो इफेक्ट डिक्रीज इन प्रेशर का हुआ था वही सब यहाँ पर होगा, प्रेशर का हुआ था, ठीक है, हिंदी में लिख दिया। तो अब याद करो वो दिन, ठीक है, याद करो, तुम्हें अपनी कसम याद करो। तो हमारा वो क्या होता था, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में मैंने प्रेशर डिक्रीज पे रिएक्शन कहाँ जाती थी, बोलो, प्रेशर डिक्रीज में रिएक्शन कहाँ जाती थी, कैसे याद कराया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पीडीएफ, प्रेशर डिक्रीज का जो हुआ था। अब एक बार बताओ, अगर मैं डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो जाए, अगर प्रेशर डिक्रीज से फॉरवर्ड इसमें जा रही है तो इसमें प्रेशर डिक्रीज से कहाँ जाएगी, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज वाला इफेक्ट लगाना है मैं सारा, ठीक है। और लास्ट क्या है, डेल्टा एन जी 0, अगर 0 है तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या हुआ था, उसमें नो इफेक्ट। तो मतलब क्या हो गया, ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया हमारे सामने। वो रिजल्ट क्या आया, एग्जामिनर तुमसे पूछेगा क्या मेरा नो इफेक्ट सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करने में होता है, हम क्या बोलेंगे, नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो सकता है, लेकिन वो कब होगा, जब डेल्टा एन जी 0, बोलो समझिए, ठीक है। तो ये वॉल्यूम मैंने बढ़ने नहीं दी, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है मेरे हाथ में है ना, मैं नहीं बढ़ने दूंगा। यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या मतलब है, ए और बी और सी का तो नहीं बदला ना, ठीक है, डी का बदला, डी से हमें क्या लेना देना, टोटल प्रेशर से हमें कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे टोटल प्रेशर जरूर बढ़ गया लेकिन हमें उससे लेना देना ही नहीं, और यहाँ पर मेरा वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन मुझे वॉल्यूम से लेना देना नहीं, मेरी जो कंडीशन थी वो तो फुलफिल हो गई ना। अगर कोई पूछ ले कि इसमें क्या हो रहा है, नो इफेक्ट क्या, लेकिन टोटल प्रेशर तो बढ़ा है ना, नो इफेक्ट हमारे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, टोटल प्रेशर तो यहाँ बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली बात है, डी भी आके अपना राज चलाएगा थोड़ा सा, इसके अंदर मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हम बढ़ा ही रहे हैं तभी तो मेरी ऐड हुई है गैस, समझिए, क्लियर है, दोबारा रिपीट करूं क्या, इसको वही मान लो, दोनों में अगर तुम प्रेशर मानना चाहते हो मान लो, मैंने यहाँ कंसंट्रेशन ले ली थी, तुम इसको एटीएम ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो मान लो एक ही बात है, इसको क्यूपी लिख दो, हमारा कुछ फर्क थोड़ी, हमें समझना था, अगर केपी में बदलाव नहीं आता तो केसी में भी नहीं आएगा, है तो वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो तो समझने वाली बात थी, पी कर दो क्या ना, हमें बस एक चीज समझनी है, वरना मैं तुम्हें सीधा रट्टा मारने को कह देता, मैंने इसलिए नहीं कहा ताकि तुम समझ जाओ, वरना हमेशा रट्टा मरवा देते कि ऐसा होता है। हमने इससे थोड़ा बहुत समझ लिया, ज्यादा डीप में मत जाना, बस जो चीज केपी पे हो रही है वो केसी पे भी होगी, ये मान के चलो। क्या कौन है कर लिया नोट, कर लिया, तो अब देखो एक आधा क्वेश्चन देख लो, कि तुम्हारा तो बहुत जल्दी हो जाएगा कवर, ठीक है, नहीं अभी तो थोड़ा सा हो रहा है,
कितने बजे क्लास खबर होनी है खत्म? तुम्हारे टाइम में कितना बचा था? 20 मिनट। तो क्या करता है अभी? इनका तो बहुत आराम से करेंगे, मजे से अपना ढुमकते ढुमकते, ठीक है। क्यों भाई, जाओ जिसको जाना है, ठीक है। मान लो ये मेरी रिएक्शन है। ये तो सर क्वेश्चन कराया नहीं आपने? भाई मेरी मर्जी, जो मेरे माइंड में अगर रट्टा थोड़ी मार के आता हूँ मैं। हाँ ये बीच में ना वो कर रही है, कंपेयर कर रही है। बाहर जा सकते हो ना, यू कैन गो आउटसाइड। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए मिला आया कि यहाँ पे वो नहीं कराया वो नहीं कराया, सेम ही चीज है। एप्लीकेशन एक आधा क्वेश्चन मेरे माइंड में जो आगे बता दिया, ऐसा थोड़ी है। अभी तुम कह रहे थे कि भाई उसमें ज्यादा कराया था सुबह, कंपेयर थोड़ी करना है। मेरा माइंड है वो थोड़ी रट्टेबाज है, जो मैं भाई बिल्कुल सीक्वेंस वैसी रहेगी। टॉपिक सारे होंगे वो अलग बात है। अब देखो इस केस में अगर मैं इनर्ट गैस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, किस पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मुझे बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिएक्शन आगे जाएगी पीछे जाएगी या वही रहेगी? नो इफेक्ट। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करूँ, ये बताओ डेल्टा एन जी क्या है? लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो में क्या आता? पीडीएफ का उल्टा क्या था? पीडीबी हो गया, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं मेरी एक रिएक्शन है, यही मान लो यही रिएक्शन है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ मेरा डेल्टा एच की वैल्यू ऐसे बोल रहा हूँ मैं, मान लो नेगेटिव है, मैंने एज्यूम किया, ठीक है, लेट करके, मुझे नहीं पता क्या आती है, मैं नेगेटिव है मान लो। मुझे बताओ, मुझे अगर ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाना है तो मुझे हाई टेम्परेचर करना चाहिए लो टेम्परेचर? कैसी प्रोसेस है ये? एक्सो में क्या होता है? एक्सो में क्या होता है? लो टेम्परेचर फेवर करता है, तो कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। अगर मैं बोल दूं मुझे कम से कम प्रोडक्ट चाहिए, कम से कम प्रोडक्ट चाहिए मतलब क्या हो गया? हाई टेम्परेचर, ताकि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी, कम से कम प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, ठीक है। और अगर मैं प्रेशर पूछ लो, इसमें प्रेशर कैसा चाहिए, हाई या लो? मुझे अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो कैसा प्रेशर चाहिए? मुझे अमोनिया ज्यादा बनाना है, मुझे अमोनिया ज्यादा बनाना है, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे ज्यादा से ज्यादा ये बनाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरी एक्शन वो याद रख लो ना, पीडीएफ वाले से ही कर लो, ठीक है। मुझे इनडायरेक्टली फॉरवर्ड में जाना है, ये तो जाइए प्रोडक्ट में, तो मेरे डेल्टा एन जी क्या है? लेस देन जीरो, ठीक है। तो पीडीएफ है तो इसका उल्टा क्या था? पीडी बी, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज से बैकवर्ड जा रही है, तो प्रेशर इंक्रीज से क्या जाएगी? ठीक है। और मुझे क्या बढ़ाना है? इसी को बढ़ाना है, तो मुझे प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। ये तो दूसरा तरीका एक और सिंपल है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कम ही हो रहे हैं तो मुझे हाई प्रेशर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं बताया था ना, हाई प्रेशर करने से कहाँ जाती है रिएक्शन? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हो। तो मुझे उल्टा सोच रहे हैं अब हम, मेरे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, यहाँ कितने थे 4, यहाँ कितने 2, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं वो कब होता है? जब मैं हाई प्रेशर लगाता हूँ, ठीक है। समझिए ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, उनको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, समझिए ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ओरली हो जाएंगे। लिखने हैं क्या क्वेश्चन? लिख लो, ये वाला लिख लो। सबसे पहले तो ये वाला लिख लेना कि इस पे क्या होगा, आंसर दे दो क्या होगा, और दूसरे में इसमें क्या होगा? बैकवर्ड। कहां से आया हमारा? वही से, डेल्टा एन जी क्या है? लेस देन जीरो, तो उसमें होता है प्रेशर डिक्रीज फॉरवर्ड, तो इसमें क्या जाएगा? प्रेशर डिक्रीज बैकवर्ड, क्योंकि डिक्रीज वाला फिनोमिना में यूज करना। हाँ भी रिपीट करता हूँ कार्तिक, दोबारा कर दूंगा, पहले गैस वाला लिख लो, ठीक है, सारे इकट्ठे हो गए, अभी बस इतना लिख लो, ठीक है। ये कहा क्या ये, हाँ वो भी लिखवा दूंगा, पहले इतना नोट तो करो, इतना, ठीक है। इस वाले को भी दोबारा लिखवा दूंगा, ये तो मैं बस वैसे ओरली तुम्हारा ले करवा रहा था, कोई वो नहीं, समझ गए? बेटा बुकलेट कर लेना, सारे क्वेश्चन भरे हुए इस पे, तुम्हारे टेस्ट में बहुत, टेस्ट कह रहा हूँ पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन भरपूर आते हैं, तो मैंने सारे ट्रिक्स वो समझा दिए कि अगर उल्टा सोचने को कह रहे हो तो सोच लो। कम मोल्स हो रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज से हो रहे हो, पहले लिख लो ये वाला नीचे वाला, फिर ऊपर वाला भी लिखवा देता हूँ। ये इक्वेशन लिखना, उसके बाद ये लिखना, ये और ये और ये, बस इतना जो मैंने यहाँ इसमें डाला। जब लिख लो बता देना, लिख लिया, ठीक है। और अब दूसरा लिख देते हैं, रब कर दो ये ताकि तुम्हें पता चले क्या लिखा।
कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब ये लिख लो। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है, मुझे अमोनिया मैक्सिमम बनाना है, मैक्सिमम मतलब कि जितना ज्यादा हो सके, तो मुझे कैसी कंडीशंस चाहिए? रिएक्शन मेरी क्या है? एक्सो। तो एक्सो में क्या होता है? लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर फेवर करेगा। और प्रेशर, प्रेशर कैसा? प्रेशर इंक्रीज। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम करने, इंक्रीज प्रेशर, या हाई प्रेशर लिख लो। समझ गए ना? बस उल्टा सोचना है, कुछ नहीं है। जिसको इससे दिक्कत होती है वो पीडीएफ लगा लेगा। ठीक है, कर लिया नोट? अब हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया खत्म। एक बार थोड़ा सा बस फिजिकल इक्विलिब्रियम करना है। फिजिकल इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। फिजिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ध्यान से देखना। इतना तुम्हें पता है ना, हमने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा हुआ इतना। तो मेरे कितने टाइप के होते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरा जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो क्या, इनडायरेक्टली फिजिकल इक्विलिब्रियम ही तो है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस उसी का एग्जांपल है। दूसरा और क्या बोल सकते हैं, ये मेल्टिंग हो गया। और मेरा क्या हो गया, अगर मैं बॉईल करता हूं उसको, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर बोल लो। ठीक है, तीसरा सब्लिमेशन बोल लो। चौथा एलोट्रोपिक ट्रांजिशन। ये चारों मैंने नाम सुना रखे हैं ना पहले, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा रखे हैं। ठीक है, क्या था ये, क्या बोल रहा था मैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इसका क्या नाम बोला था मैंने, क्या था, एलोट्रोपिक ट्रांजिशन। एलोट्रोपिक ट्रांजिशन। एक बात ध्यान से समझना, इन सबको तुम्हें आइडिया है बेसिक। मेल्टिंग ऑफ आइस में मेरा क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे। मुझे बता दो सॉलिड और लिक्विड कौन से टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, या बोल लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोल लो, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड बोल लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो ये मेरे कब होते हैं इक्विलिब्रियम पर? ये होते हैं अपने, या तो बोल दो इसके मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोल दो, या बोल दो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड बोल दो, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोल दो। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कब किस पे होते हैं, इस पर। अब बात आती है होता क्या है, जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो मेरा क्या होता है, जो रेट होता है, ठीक है, रेट ऑफ किसका, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड जाना, फ्यूजन। ठीक है, मेरा इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे, फ्यूजन। वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के। लिक्विड से सॉलिड को बनने को क्या कहते हैं, नो, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोल लो या फिर क्रिस्टलाइजेशन बोल लो। ठीक है, रेट ऑफ फ्यूजन या रेट ऑफ फ्रीजिंग बोल लो या क्रिस्टलाइजेशन, एक ही बात है। ठीक है, मतलब क्या बोल सकता हूं, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर मेरे ये दोनों रेट क्या होते हैं, बराबर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये मेरा फ्यूजन है, तो नीचे वाला मेरा क्या है, ये फ्रीजिंग बोलो या क्रिस्टलाइजेशन बोलो। ठीक है, बॉइलिंग पे मेरा क्या होता है, बॉइलिंग में मेरा क्या होता है, मेरा लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, रेट ऑफ कौन सा, लिक्विड से गैस को बनने को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। और ये कौन से टेम्परेचर पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर। इतना तो पता ही है ना, हमारा इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो हमने वहां पढ़ रखा है। अब अगले की अगर मैं बात करूं, सिंपल चीज है, तुम्हें आती है, बस एक तरह तुम्हारा वो हो रहा है बस। अगला क्या है मेरा, सब्लिमेशन। उसमें क्या होता है, मेरा सॉलिड जाता है सीधा गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रेट ऑफ जो भी नाम होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब जितनी स्पीड ये जाएगा और ये उतने से आएगा। तो इस केस पर अब मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो सबलाइम टेम्परेचर बोल लो उसको। एलोट्रोपिक में क्या होगा, वही बात होगी, एक एलोट्रोप है, वो दूसरे एलोट्रोप के साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये छोटी बात थी, नोट्स में होनी चाहिए बस, बाकी तुम्हें पता ही है ये सब। हाँ, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड। कितने बजे तक क्लास है तुम्हारी? 4 o'clock तक है, 3:50 तक, ठीक। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, ठीक है। हेडिंग डालो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। यहां से समझने वाली बात होगी जो फिजिकल इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट चीज है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा कंटेनर है, वो मैंने ज्वाइन कर रखा है इस इंस्ट्रूमेंट से। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दो, क्या होता है इसका नाम? मैनोमीटर, ठीक है। इसके अंदर मैंने पहले से पुराना वैक्यूम कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या भर दिया, यहाँ पे मैंने भर दिया मरकरी, ठीक है। मेरा सारा मरकरी है, ठीक है, ये मेरा मरकरी है। किस लिए काम आता है ये? वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मरकरी भर दिया, ठीक है। होगा क्या, पिछली स्क्रीन लिखी नहीं थी क्या? लिख ली थी, नोट्स ले लेना निशांत किसी से। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पे मेरा पानी है, पानी रे पानी पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। कौन सा कलर लूं पानी का? ब्लू तो मैंने ले लिया ना, दूसरा ब्लू ले, ठीक, ठीक है। ग्रीन पानी ले लेता हूँ, डोकी में मिलता है वो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पानी है, मजे से अपना वहां पर स्विमिंग करके आई थी, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे मैंने पानी डाला, मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे पड़े थे, थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पर हुआ क्या मेरे साथ, बहुत दुर्घटनाजनक काम हो गया। वो क्या हुआ मेरे साथ, कौन सा कलर लूं, कौन सा लूं, ग्रीन ले लिया। मेरे साथ क्या हुआ, मेरा ये जो मरकरी था ना, वो यहाँ पे ऊपर बढ़ने लगा। मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मेरा जो मरकरी था, पहले ऐसे पड़ा था ना, धीरे धीरे यहाँ से नीचे जाने लगा और यहाँ से ऊपर जाने लगा। ये कब होगा बताओ, जब यहाँ से आगे कोई धक्का मारेगा, यहाँ से आगे कोई कहेगा भाई चल आगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से कोई ना कोई पक्का प्रेशर लगे, तभी ऐसा कारनामा हुआ है। तो वो प्रेशर क्या लगा, ध्यान से देखो। जब मैंने इसको ऐसे छोड़ा, तुमने एक इवेपोरेशन वर्ड का नाम सुना होगा। अगर मैं पानी को छोड़ूंगा, घर पर भी ट्राई कर लेना, हमारा पानी क्या, हम पानी गिरते हैं घर पे बहुत, ठीक है, और मम्मी से पोछा लगवाते हैं, तो उसका बेस्ट काम क्या है, मम्मी को ना बताओ, अगले दिन तक वो सूख जाता है। सूखता क्यों है, उसमें क्या होता है, हमारा इवेपोरेशन होता है और वो सारा पानी उड़ जाता है। तो यहाँ पर भी मेरा क्या हो रहा है, ये सारा पानी मेरा वेपराइज होने लगता है। वेपराइज बोलेंगे नहीं, इवेपोरेट होता है, ठीक है। इवेपोरेट होता है, क्यों होता है, उसको लगता है यार हम ऐसे भीड़ में बैठे हैं तुम्हारी तरह, या तुम सुबह वाले बैच में सोचे ना बहुत भीड़ है, ये सुबह वाला बैच है, ये शाम वाला बैच है, ठीक है। तो सुबह वाले बैच में बहुत भीड़ है, तुमने क्या सोचा शाम वाले में आ जाओ, तो तुम शाम वाले में आने लगे। फिर ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा हुआ, धीरे धीरे तुम्हारा एक तरह से इवेपोरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो भाई ये मरकरी ऊपर जाना है, मेरा माथा खराब, मैं मरकरी गिर जाएगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये लेवल कांस्टेंट हो गया, इससे ऊपर नहीं गया। हमने सोचा ऐसा क्या हुआ कि भाई अभी तो इवेपोरेशन रुकती थोड़ी है। फिर मुझे वहां से एक चीज पता चली, मैंने सोचा कि भाई सारे बच्चे तो ऊपर आते जा रहे थे, ठीक है, मतलब कि शाम वाले बैच में आते जा रहे हैं, लेकिन जब शाम में इतने बच्चे आ गए, उनको सुबह नीचे वाले खाली होने लगा और शाम वाला भरने लगा। तो भाई अब तुम्हें लगा ये तो उल्टा हो गया, ऊपर भीड़ हो गई है, तो तुम क्या करोगे, वापिस नीचे वाले। मतलब क्या हो गया, जब यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो भाई इनडायरेक्टली वो कंडेंस हो जाएंगे, उनकी एनर्जी लूज होगी ना, कोलिजन से क्या होता है एनर्जी लूज, तो बेचारे वापिस पानी में चले जाएंगे और वो नीचे जाकर क्या हो जाएंगे, वापिस पानी बन जाएंगे। तो मतलब क्या, लेकिन इवेपोरेशन भी तो हो रहा है। हो क्या गया, मेरा इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, जब थोड़ी देर बाद ये मेरा मरकरी ऊपर जाना बंद हो गया, तो मेरा क्या हो गया, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब क्या हो गया, वो किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि अब जाना बंद हो गए हैं, ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, वो अभी तक एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे कहाँ रहे, ज्यादा ऊपर चले गए, उनकी कोलिजन हुआ, नीचे आ गए, फिर वापस से वो हो गए, ठीक है, इवेपोरेट, वो ऊपर गए, फिर नीचे आए, ऐसे चलता रहेगा और मेरा यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए इतने बात। तो इक्विलिब्रियम पे मेरा क्या हुआ, ये हुआ, समझिए, लिख लो लिख लो।
कुलदीप बेटा तुमने 9th-10th में इवेपोरेशन पढ़ा होगा, ऐसे इवेपोरेट क्यों नहीं होगा, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मैंने बताई भी थी। थर्मो में भी हमने पढ़ा था, इवेपोरेशन एंडो है, वो जमीन से हीट लेते हैं और इवेपोरेट हो जाता है। ये थोड़े सारा अगर तुम पूरा एक समुद्र को कहोगे इवेपोरेट हो जाए, मतलब कि थोड़ा रेट बहुत स्लो होता है। पहले ये नोट कर लो, पहले पूरी बात समझ लो, उसके बाद पिछला पेज कर दूंगा। अब मेरी एक बात सुनो, मेरे पहले तो यहाँ पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, स्टार्टिंग में, तब मेरा इनडायरेक्टली जो यहाँ प्रेशर लगाते वो कम था। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद यहाँ पर ये भी रुक गया ऊपर जाना, मतलब क्या हो गया, अब वहां पे फिक्स हो गए कि यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कुछ नीचे जाएंगे ऊपर में, लेकिन कांस्टेंट रहेंगे। तो उस टाइम पर जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स, जब मेरा इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो उस टाइम पर जो ये प्रेशर लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं है, वो प्रेशर, ठीक है, वेपर का वो प्रेशर जो डेवलप होगा कब, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। पहले नोट कर लो, लिखवा दूंगा, अभी तो समझाना था। कौन से बैच में आ रहे बेटा, आ रहे हो इतने लेट? तो चलो बैठो, अब तो क्लास खत्म भी होने वाली है। अभी बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो मैंने बस ये नोट कर लो, फिर दोबारा बताऊंगा। देखो वेपर प्रेशर क्या है, इनिशियली यहाँ पर धीरे धीरे इवेपोरेशन हो रहा था, मॉलिक्यूल्स अपना, ठीक है, ढुमकते ढुमकते ऊपर जा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि वो ऊपर से नीचे भी वापस आने लगे, ठीक है, कंडेंस होके। तो इसका मतलब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। ऑब्वियस बात है, ये तो पड़ा, ये तो इक्विलिब्रियम होता है। उस टाइम पर जब मैं यहाँ पर प्रेशर मेजर करूंगा, उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। मतलब उससे ऊपर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। अगर इससे ऊपर जाता रहता मर्क्यूरी बाहर निकल जाता, क्योंकि अब कंडेंसेशन भी बराबर हो गया। तो वो प्रेशर जो मेरे जो वाटर वेपर्स है वो लगा रहे हैं, ठीक है, एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, किसके साथ, जब वो अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, लिखवा दूंगा वो तो, अभी लिखवाता हूँ, लिख लो, द प्रेशर exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors, अच्छा वो एक चीज रह गई, चलो हो जाएगा टाइम। द प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid is called vapor pressure। उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। समझ गए? अब मैं तुमसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, वो क्वेश्चन क्या है, मान लो मैंने एक सुंदर सी टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब देखी हुई है ना, ठीक है, और मैंने क्या लिया, एक मैंने बड़ा सा डब्बा ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, पानी रे पानी, ठीक है, इसमें मैंने क्या डाल दी, पानी। मुझे बता दो दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, बता दो, दोनों बता देना रीजन के साथ। वेपर प्रेशर जो फर्स्ट बोल रहे हैं कितने, फर्स्ट वाले कोई भी नहीं है, कोई साथ नहीं है फर्स्ट का, पतला सा इंसान देखा छोड़ दिया उसको, ठीक है, मोटे के साथ मिल गए। रीजन तो दो, रीजन। देखो इवेपोरेशन मेरा क्या है, सरफेस फिनोमेना, हमने पढ़ रखा है, तो मतलब कि जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, तो मतलब जितना बड़ा सरफेस उतना ज्यादा इवेपोरेशन। लेकिन एक बात सोचो ना, अगर मेरा सरफेस बड़ा है तो कंडेंसेशन भी तो जल्दी होगा ना, तो मतलब मेरा जितनी क्विकली इवेपोरेशन होगा उतना क्विकली कंडेंसेशन होगा। तो इन द नेट मेरा क्या होगा, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा। तो लिख सकते हैं वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है, हमारा इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, लेकिन वेपर प्रेशर में तो दोनों का रोल है ना, तो वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना। अब बात आती है अगली, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? यप, क्या? द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कौन से बैच में हो, कौन से बैच में हो? 10th वाले यहाँ पर तो अभी बेचारे ये नहीं पढ़ पा रहे, आप कहाँ से पढ़ोगे? अब इनकी हालत खराब हो रखी है 11th में होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना। हाँ बहुत बढ़िया हर्ष, बता दो यार बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता दो यार, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? जहां पर बॉइलिंग होती है,
ठीक है, वेपर प्रेशर भी होता है एक्सटर्नल। बहुत बढ़िया। नहीं मतलब अंदर की जो प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल हो जाते हैं सब। मैं हाँ सही बोलने वाला था, फटाफट चेंज कर दिया। ठीक है, होता क्या है, एक जो डेफिनेशन हम बचपन में पढ़ते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से बॉइल उठा के उठा दो, ठीक है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोल दो। वो सरासर गलत है, गलत नहीं है, कुछ है ही नहीं। तुमने बताया क्या, तुमने उसी में तो उठा लिया और बोल दिया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मान लो मेरा एक कंटेनर था, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, इसमें वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, वाटर वोलेटाइल होता है ना, वोलेटाइल मतलब जो अपने वेपर्स बनाते हैं। ठीक है, कई होते हैं नॉन वोलेटाइल, वो नहीं उड़ते। हमने पढ़ा था एचजी में, फायदा क्या था एचजी का, ये था एक। ठीक है, वो नहीं उड़ता था अपने आप। तो मान लो मैंने इसके वाटर रखा, तो वाटर का कुछ वेपर्स बनेंगे, बनेंगे, ऑब्वियस ही बात है, पड़े हुए। तो उनका मान लो प्रेशर है मेरा 0.7 atm, मान लो। ठीक है, 0.7 atm है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रेशर को टक्कर देने के लिए, मतलब इस प्रेशर को तैयार करना है कि वो जो बाहर का प्रेशर है, बाहर का कौन सा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, उसको टक्कर दे पाए। ठीक है, उसके मुकाबला कर पाए। तो मुझे बताओ, मुझे अगर इसको बढ़ाना है तो मुझे नीचे से पानी के मॉलिक्यूल्स को लाना पड़ेगा। ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, तुम जीत सकते हो, आओ भाई छत पर आओ, ऊपर आओ, अपने आप को डिफेंड करो, यही करना पड़ेगा। तो बताओ ये मॉलिक्यूल्स कब आएंगे, जब मैं उनके अंदर मोटिवेशन डालूंगा। तो मैं मोटिवेशन किसके हेल्प से डालता हूँ, एनर्जी। मतलब मैं उनको अगर हीट कर दूं तो इनडायरेक्टली मॉलिक्यूल्स में क्या है, एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी आएगी तो भाई वो आगे आना चाहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो सरफेस पे आएंगे। सरफेस पे आ गए तो भाई तुम्हें पता ही है, उसके बाद तो इवेपोरेशन, सरफेस फिनोमेना आई, तो मॉलिक्यूल्स भाई अब और ऊपर कूद कूद के जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा ये प्रेशर इसके बराबर पहुंच जाएगा, उसी टेम्परेचर को जहां पर मैंने इस वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यही बात होती है वाटर की। वाटर को जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करता हूं तो वो उस औकात पर पहुंच पाता है कि वो 1 atm के बराबर हो जाए। इसी वजह से हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि वही टेम्परेचर है जिससे हमें मॉलिक्यूल्स को मोटिवेशन मिली, एनर्जी, कि वो 1 atm तक पहुंच पाए, क्योंकि 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर है ना। ठीक है, तो हमारा लिख लो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच क्या होगा बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the external pressure। ये दो तरीके का होता है, बॉइलिंग पॉइंट में दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर को क्या रख दूं, 1 atm, मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर अगर मेरा 1 atm होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हो गया, मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी कि मेरा वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, 1 atm के, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर मुझे द टेम्परेचर नीडेड टू रेज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड टू 1 बार, उसको क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड। मतलब सारा खेला किसका है, एक्सटर्नल प्रेशर का। अब एक बात सोचो, पूरा नोट कर लेना एक बार, पूरा बस सुन लो। अगर मैं इसको 1 की जगह 2 कर दूं, ठीक है, तो मुझे बताओ मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कम होगा, क्यों, क्योंकि अब मुझे और मोटिवेशन देनी पड़ेगी, भाई आगे आओ, जीतना है तुम्हें, जंग लड़नी है। ठीक है, तो मोटिवेशन दोगे जब तुम, तो इनडायरेक्टली मुझे इनडायरेक्टली यहाँ पर ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी ज्यादा लोग आगे आएंगे ना। अब मैं तुम्हें बोलूं पढ़ना है, ठीक है, तो बोलूं यार पढ़ लो, तो बोलूं पढ़ना है, ठीक है, तो हमें फर्क है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हें इनडायरेक्टली जितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, मतलब ऐसे सोच लिया करो माइंड में, रट्टा नहीं मारना। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया मतलब मैं 2 atm, ज्यादा मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, लोग सामने आए, ठीक है, टक्कर मार देने के लिए, तो फिर मुझे इनडायरेक्टली उनको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, निकम्मे बैठे, मैं नीचे से आग लगा दी, या कूदेंगे ना बाहर निकलने के लिए, तो बस वही सोच लो कि ज्यादा लोग बाहर आएंगे और वो स्पेस में क्या होगा, वाटर का प्रेशर क्या, वहां वैक्यूम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, वो तो ऐसे निकल जाएगा, जीरो क्या, उसको जरूरत ही नहीं है, हम उड़ नहीं रहे होते वहां पे ऐसे ऐसे। इतनी बात हो गई। अब एक टर्म पीछे रह गई,
उसको ऐड कर लेते हैं। आप ऐड क्या आगे लिख लो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। यही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आयनिक में काम आएगी। ठीक है, यहाँ पर समझना जरूरी है। ठीक है, मतलब ज्यादा यूज इसका आयनिक में होगा, अगर यहाँ समझ लिया तो वहां दिक्कत नहीं देगा ये। साइमल्टेनियस का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? एक साथ। ठीक है, हम होंगे कामयाब एक साथ। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये एक्स है कुछ भी, ठीक है, सोलिड है, मान लो एक्स सोलिड, उसको अगर मैं तोड़ूंगा, मान लो वो मेरा दे रहा है ए गैस प्लस बी गैस, मान लो, ठीक है, मुझे ये दो चीज दे रहा है, ठीक है, और मैंने एक वाई सोलिड को तोड़ा, ठीक है, जिसका मान लो जो मुझे दे रहा है ए गैस, ठीक है, प्लस मान लो मुझे दे रहा है सी गैस, ये एक्वस मान लो या सी मान लो, अभी मैं गैस की बात कर रहा हूं। इसका अगर तुम्हें थोड़ा रिलेट करना है तो देख सकते हो, मान लो मैंने एक कंटेनर में एक AgCl ले लिया और एक AgBr ले लिया, तो AgCl Cr ये सॉलिड होते हैं, तो ये मुझे क्या देंगे, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, और ये क्या देगा, Ag प्लस प्लस Br माइनस। अब रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, ये मेरा x है, ये y है, ये मेरा a है, ये b है, ये a है, ये c है। रिलेट हो गया? अब मान लो इसका कुछ एक्सटर्नल प्रेशर था, ठीक है, इसका कुछ प्रेशर था, इसका सोलिड का कुछ प्रेशर होता है, ठीक है, वो तो मोटू से होते हैं, बैठे रहते हैं ऐसे बना के, कुछ नहीं प्रेशर एक्सर्ट करते, ठीक है, तो इसका मैं मान लेता हूँ फिर भी दिखाने के लिए, मेरा पी नोट प्रेशर था, दिखाने के लिए भी रब कर दूंगा, तो ये स्टार्टिंग में कुछ भी प्रेशर नहीं था इनका, ठीक है। अब मैंने ये डिसोसिएट होगा पी नोट में से, क्या होगा, P1, ये कितना बनेगा, P1 और ये P1, और तुम्हें पता है इनका कुछ प्रेशर नहीं होता, बस दिखाने के लिए था मैं रब कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब इसलिए क्या, क्योंकि इनका प्रेशर तो ना के बराबर है, गैस के मुकाबले कुछ नहीं है, तो इनडायरेक्टली मेरा बस ये P1 और P1 है, किस पे, इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकता था मैं, प्रेशर लिखकर। अब इस पे बात आ जाओ, इसका भी मान लो कुछ था, वो कुछ भी नहीं थे, इसमें कुछ टूटेगा, ये क्या बनेगा, P2 P2, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में लिख लो, ये इक्विलिब्रियम पे और ये इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब होगा क्या, मुझे एक बात बताओ, इस कंटेनर में अब मेरे कौन कौन प्रेजेंट है, एक Ag है, एक Cl है, एक Ag और है, और एक Br है। मुझे एक बात बताओ, इस कंटेनर में क्या इस पर थप्पा लगा हुआ तो Cl से आया, और इस पर थप्पा लगा हुआ तो Br से आया, थप्पा लगा होता है, भगवान थप्पा पर लगा के बेचता है, ठीक है, पीके में पूछता है ना वो, कोई थप्पा नहीं है किसी पे, तो यहाँ पर क्या हो गया, Ag कहीं से भी आया हो, इन द एंड वो सॉल्यूशन में कहीं से भी आया हो, तो इसको क्या पता भाई ये वाला Ag तो यहाँ से आया, ये मतलब, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको तो ये P1 यहाँ पे भी दिखेगा क्योंकि जो यहाँ पर था, और इसको P2 भी दिखेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि थप्पा तो लगा नहीं हुआ, सॉल्यूशन में ही है, तो इसके इक्विलिब्रियम में ये भी पार्टिसिपेट कर जाएगा, इसके में ये भी, अगर दो जुड़वे आ जाए, ठीक है, एक को मैं 2 बार बिठा सकता हूँ और एक बार भी ना बैठे, तो वही बात हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, दोनों प्रेशर यहाँ पर काउंट होंगे, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है, वहां पर दोनों प्रेजेंट है। अब इसके अगर मैं Kp1 लिखना चाहूँ तो क्या आएगी वैल्यू Kp1 की, क्या होता है, इनका प्रेशर डिवाइड बाय इसका, इसका तो कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 इंटू P1, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, P2 प्लस P1 इंटू P2। अब अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये दोनों को जो साइड में मैंने 1 और 2 लिखे हैं ना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे साथ क्या होगा, बहुत बढ़िया काम होने वाला है, ध्यान से देखना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, मेरा क्या बन जाएगा, Kp1 प्लस Kp2 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 प्लस P2 इंटू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 ऐड ही तो किया, इतना क्लियर है, ये किया, दोनों को ऐड किया, ये बनेगा, ठीक है ना। अब मैं P1 प्लस P2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, P1 प्लस P2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, P1 प्लस P2, तो ये क्या बन गया, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, Kp1 प्लस Kp2। अगर अब मैं तुम्हें बोल दूं मुझे P1 प्लस P2 की वैल्यू चाहिए, तो क्या बन जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2, ठीक है। अगर अब मैं इन दोनों डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, क्या बनेगा, Kp1 बाय Kp2 इज इक्वल टू P1 बाय P2। अब ध्यान से देखो, ये मुझे वैल्यूज गिवन होती है Kp1 और Kp2 की, मेरे पास इक्वेशन कितनी होगी, एक ये, वेरिएबल कितने हैं, दो इक्वेशन, तो सोल्व कर सकते हो, तो मेरी एक इक्वेशन ही सोल्व करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। यही अगर प्रेशर की जगह मैं कंसंट्रेशन लिख दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
बस यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, C1 C2 से रिप्लेस हो जाएगा। क्या समझिए, बहुत आसान चीज है लेकिन आयनिक में बहुत काम आती है। अभी बंद ना करो, क्वेश्चन करना है इस पे, क्वेश्चन तभी तो सीखोगे। जल्दी कर लेना नोट, ठीक है, क्योंकि 8-10 मिनट ही पड़े, उसमें वो क्वेश्चन भी करना है। रिया वो पेज अब किसी से ले लेना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी लिखना है, फिर वो रह जाएगा, ठीक है। सुबह उतना हुआ था तो उतना तो हो जाए। हमने बहुत आराम से किया ना, तो सुबह थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो जाती है, अभी हमने हर चीज पर ध्यान दी, ठीक है। वो मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट कर देता हूँ। रिया एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए कर दूंगा 1 सेकंड के लिए, पहले नोट कर लो, बाकी टाइम नहीं मिलेगा। नोट कर लिया सबने? सबने सबने हाँ ना तो बता दो, हाँ सुन रहा है, ना नहीं सुन रहा मुझे, फिर मैं रब करूंगा फिर बोलोगे। सबने पेन चलते हुए दिख रहे हैं, हाँ भी बोल रहे हो, कर लिया? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है, जो ले रहा था स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ वाले शॉट ले लो अगर लेना है तो। कर लिया? चलो अब एक क्वेश्चन कर लो इस पे, बस भी भाग जाओ। क्वेश्चन क्या है लिखो। टू सॉलिड्स x and y, two solids x and y dissociate into gases, dissociate into gases। और वो x और y कैसे डिसोसिएट हो रहे हैं फिर ये लिख लेना। x सॉलिड्स मुझे क्या दे रहे हैं, A गैस प्लस C गैस, A गैस प्लस C गैस, ठीक है। और मुझे जो y सॉलिड है, ठीक है, वो मुझे क्या दे रहा है, A गैस वो B गैस प्लस C गैस, ठीक है। अब मुझे क्या गिवन है लिख लो, इतना नोट कर लिया? हाँ नोट करो इसको। फिर लिखो प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड x, प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड x ओवर एक्सेस सॉलिड x इज 40 mm and over y is 60 mm। mm पता ना यूनिट ही है, ठीक है, मरकरी वाली। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kp, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kp फॉर टू रिएक्शंस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kp फॉर द टू रिएक्शंस। इसी का दूसरा पार्ट फिर रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A and B, ratio of moles of A and B in the vapor state over a mixture of x and y, over a mixture of x and y। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उन्होंने बोला है जब मैंने एक्सेस में सॉलिड लिया है तो वहां पर मेरा टोटल प्रेशर मेरा कितना बन रहा है 40, ठीक है। और जब मैंने एक्सेस बी लिया है तो कितना बन रहा है 60। अब मुझे बताओ ये जो प्रेशर 40 है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, ये तो कुछ प्रेशर लगाता नहीं और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद ही होता है, तो जो प्रेशर है वो किसकी वजह से आ रहा है, इसकी और इसकी, और टोटल 40 है अगर, तो 40 में से ये ने कितना दिया होगा और बी ने, तो मतलब क्या होगा 20 इसका होगा 20 इसका, किस पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेरा पता चल गया ये 20 है, तो इसका केपी कितना हो जाएगा, केपी क्या हो जाएगा 20 ×